हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टी ट्यूब कोलिंजोग्राफी प्रोसीजर पे। टी ट्यूब कोलिंजोग्राफी प्रोसीजर हमारे पास में पोस्ट ऑपरेटिव कोलिंजोग्राफी प्रोसीजर भी कहलाता है। ये जो प्रोसीजर हमारे पास में है हम इसको डिलेड और पोस्ट ऑपरेटिव भी कहते हैं। डिलेड का मतलब हमने बाद में किया है ये प्रोसीजर, तो इस वजह से इसको डिलेड और पोस्ट ऑपरेटिव कोलिंजोग्राफी प्रोसीजर कहते हैं। यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ रही है कि हम कह रहे हैं पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब अब हमने पेशेंट का ऑपरेशन कर दिया है, उसके बाद में ये प्रोसीजर होगा। हमने कुछ प्रोसीजर पहले पढ़े हैं जैसे आईवीसी प्रोसीजर, ओसीजी प्रोसीजर, ईआरसीपी प्रोसीजर, वो हमारे प्री ऑपरेटिव कोलिंजोग्राफी प्रोसीजर थे। मतलब कि ऑपरेशन होने से पहले हमने जैसे आईवीसी प्रोसीजर के अंदर पे भी बताया था कि उस प्रोसीजर को प्री ऑपरेटिव कोलिंजोग्राफी प्रोसीजर भी कहा जाता है। तो इसी तरीके से इस प्रोसीजर को हम पोस्ट ऑपरेटिव कोलिंजोग्राफी प्रोसीजर कहेंगे। और ये जो प्रोसीजर हमारे पास में किया जाता है ये हमारे मोस्ट कॉमनली कोलिसिस्टेक्टमी के बाद किया जाता है। मतलब कि हमारे पास में एक सर्जरी होती है जिसके अंदर पे हम क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं, फिर उसके बाद में ये प्रोसीजर हमारा किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोलिसिस्टेक्टमी के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बाद हम ये कर सकते हैं। मतलब अगर हम लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसके बाद भी हम ये टी ट्यूब कोलिंजोग्राफी प्रोसीजर कर सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास में एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी अपरेटस के अंदर पे अगर कोई पैथोलॉजी थी, उस पैथोलॉजी को भी हमें पोस्ट ऑपरेटिव के बाद में जो है चेक करना है, तो उसके लिए भी हम ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन हमारे पास में कोलिसिस्टेक्टमी के लिए ही ये प्रोसीजर किया जाता है। तो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो हमारे पास में टी ट्यूब कोलिंजोग्राफी इज ऑल्सो नोन एज अ डिलेड और पोस्ट ऑपरेटिव कोलिंजोग्राफी। दिस एग्जामिनेशन इज परफॉर्म्ड आफ्टर द कोलिसिस्टेक्टमी। जैसे मैंने आपको बताया था, कोलिसिस्टेक्टमी के बाद हम इसको परफॉर्म करते हैं। और कोलिसिस्टेक्टमी हमारे पास में क्या होता है, जिस सर्जरी के अंदर पे हम क्या कर देते हैं, गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं। और अगर हमारे पास में हमने लीवर ट्रांसप्लांट किया है तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, अपना टी ट्यूब कोलिंजोग्राफी प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहां पे बात आ रही है टी ट्यूब, टी ट्यूब, टी ट्यूब, व्हाट इज टी ट्यूब? तो टी ट्यूब हमारे पास में एक डिवाइस है, हमारे पास में एक ट्यूब होती है जिसको क्या करते हैं, हमारा जो हमारी बाइल डक्ट होती है उस बाइल डक्ट के अंदर पे उसको इंसर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंसर्ट कर देते हैं। और कब इंसर्ट करते हैं? जब हमारे पास में कोलिसिस्टेक्टमी, यहाँ पे ये कोलिसिस्टोग्राफी नहीं होगा, इसको आप कोलिसिस्टेक्टमी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ये हमारे पास में कोलिसिस्टेक्टमी होगा, ग्राफी नहीं होगा। कोलिसिस्टेक्टमी ऑपरेशन जब हम कर रहे होंगे, मतलब जब हम पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे हैं एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी अपरेटस का, तो उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, जो टी ट्यूब होगी उसको क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। किसके अंदर पे? बाइलरी ट्रैक के अंदर। किसके अंदर? बाइलरी ट्रैक के अंदर। ये देखो यहाँ पे हमारे पास में ये बाइलरी ट्रैक है और ये हमारे पास में हमें दिखाई दे रही है टी ट्यूब। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया है, बाइल डक्ट के अंदर पे, ये हमारे पास में हमारी क्या है, ये हमारी बाइल डक्ट है। बाइल डक्ट के अंदर पे इसको क्या कर दिया गया है, इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, मतलब कि उसके अंदर पे हमें डाल दिए गई है। और ये जो हमारे पास में ट्यूब होती है ये टी शेप की होती है, कुछ इस तरीके के ये हमारे पास में होगी। ठीक है, इधर की तरफ भी ओपन होगी, इधर की तरफ भी ओपन होगी और इधर की तरफ भी ये ओपन होती है। उसके बाद में इस ट्यूब को नीचे से यहाँ पे हम इसके बैग में डाल सकते हैं, जो ड्रेनेज बैग हमारा होगा। लेकिन ये वाला जो हिस्सा हमारा होगा ये हमारा बाइलरी ट्रैक के अंदर पे होगा। अभी हम इस पे बात करेंगे। तो ये जो हमारे पास में टी ट्यूब होती है उसको इंसर्ट कर दिया जाता है जब हम एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी अपरेटस का ऑपरेशन कर रहे होते हैं, तब हम इसको क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। और क्यों डालते हैं कि अगर हमारे पास में बाइलरी ट्री के अंदर पे या बचा हुआ कोई स्टोन हमारे पास में है, गॉल स्टोन हमारे पास में है, तो अगर वो हमारे पास में है तो उसको हम क्या कर सके, बाद में देख सके उस प्रोसीजर के अंदर। और ये जो प्रोसीजर हमारा होता है, ये प्रोसीजर हमारा परफॉर्म किया जाता है आफ्टर 7 to 10 डेज के बाद। मतलब जब हमने सर्जरी कर दी है, सर्जरी करने के 7 से 10 दिन के बाद ये प्रोसीजर हमारा परफॉर्म किया जाता है मोस्ट कॉमनली, बट हम इसको आफ्टर 5 डेज या 6 डेज के बाद भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में एक इंट्रोडक्शन है टी ट्यूब कोलिंजोग्राफी का। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीजन है हमारे पास, मोस्ट कॉमन रीजन, जिसके अंदर पे हमें टी ट्यूब कोलिंजोग्राफी प्रोसीजर करने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम इसके अगर इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेशन में सबसे पहले सस्पेक्टेड बाइलरी डक्ट स्टेनोसिस। अगर हमारे पास में हमारी बाइल डक्ट के अंदर पे कोई भी नैरोइंग आ गई है तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है,
हमारे पास किसमें, अपने बाइलरी डक्ट के अंदर पे, तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमारा सस्पेक्टेड स्टोन इन द डक्ट्स, क्या होता है कि हमारे पास में हम जब कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं या फिर हमारे पास में ऑपरेशन किया जाता है जिसके अंदर पे मान लीजिए कि गॉल ब्लैडर के अंदर पे स्टोन थे, अब हमने उनको क्या कर दिया है, हमने उनको डायलेट करके हम उनको बाहर निकाल रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ स्टोन हमारे पास में जो है एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी एपरेटस के अंदर पे रुक जाए। तो अगर कोई बचा हुआ रेजिड्यूल, जैसे कि हमने कहा है रेजिड्यूल गॉल स्टोन अगर हमारे बाइल डक्ट के अंदर पे रह गया है, तो उसको चेक करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद में इवैल्यूएशन ऑफ बाइलरी ट्रैक्ट, पूरी डक्ट की पैथोलॉजी देखने के लिए हमने के बाद में ये प्रॉपर फंक्शन कर रही है नहीं कर रही। जैसे मैंने आपको बताया लीवर ट्रांसप्लांट हमने करता है, तो लीवर ट्रांसप्लांट करने के बाद में हम ये भी चेक करते हैं कि हमारा जो बाइलरी ट्रैक है पूरा का पूरा वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद में अगर हमारे पास में कोई स्ट्रिक्चर्स है हमारी बाइलरी एपरेटस के अंदर पे, तो उसको देखने के लिए भी हम क्या करते हैं, टी ट्यूब कोलिंजियोग्राफी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। उसके बाद में सस्पेक्टेड डायलेशन अगर हमारे पास में है, मतलब कि इनलार्जमेंट अगर हमारे पास में हो गया है हमारी बाइल डक्ट के अंदर पे या हिपैटिक डक्ट के अंदर पे, या फिर हमारे पास में कोई मैलिग्नेंट और बिनाइन, मैलिग्नेंट हमारे पास में क्या है, मैलिग्नेंट हमारे पास में जो है कोई सेल, एबनॉर्मल सेल हमारे पास में वहां पे है, तो उसको देखने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ इंडिकेशंस है, जिन इंडिकेशंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम टी ट्यूब कोलिंजियोग्राफी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिस टाइम पे हम अपना कोलिंजियोग्राफी प्रोसीजर, टी ट्यूब कोलिंजियोग्राफी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते। सबसे पहले हमारे पास में हम यहाँ पे कंट्रास्ट दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर किसी पेशेंट को आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया से सेंसिटिविटी होगी तो उस टाइम पे हम ये प्रोसीजर पेशेंट को नहीं कर सकते हैं। अगर हाइपर सेंसिटिविटी किसी को है आयोडीन से, तो हम उस टाइम पे पेशेंट को ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते। ऑब्वियसली सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके लिए हमारे पास में, जैसे हम बार बार बात करते हैं, एक्सरे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, तो हम ये प्रोसीजर वहां पे परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर किसी को सीवियर इन्फेक्शन है बाइलरी ट्रैक के अंदर पे, तब भी हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर किसी का हमारे पास में 3 दिन के अंदर अंदर बेरियम की स्टडी हुई है, हमने कोई बेरियम, या तो बेरियम स्वेलो करा है, बेरियम मील किया है, बेरियम मील फॉलो थ्रू किया है, ठीक है ना, तो अगर हमने एंट्रोक्लाइसिस प्रोसीजर किया है, अगर हमने ये प्रोसीजर पेशेंट को करे हैं, तो उसके 3 दिन तक हम अपना टी ट्यूब कोलिंजियोग्राफी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अगर हम बात करें कि अब ये जो हमारा प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास में एक्सरे की मशीन होनी चाहिए, और जो एक्सरे मशीन हम बात कर रहे हैं फ्लोरोस्कोपी यूनिट होनी चाहिए, और उसमें हमारा स्पोर्ट फिल्म डिवाइस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पोर्ट फिल्म डिवाइस। स्पोर्ट फिल्म डिवाइस को हम अच्छे से बात कर चुके हैं, इस पे पूरी वीडियो है तो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में टी ट्यूब कैथेटर होना चाहिए। मैं आपको अभी बताया ना कि हमारे पास में बाइलरी डक्ट के अंदर पे हम क्या करते हैं, टी ट्यूब को डालते हैं, और ये जो टी ट्यूब होगी वो हमारी कुछ इस तरीके की होगी। देखो, ये आगे का हमारा एक हिस्सा है और पीछे से ये हमारा टी शेप का हमें दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे पास में जो है वो टी ट्यूब इसलिए हमारे पास में टी ट्यूब कहलाती है। क्या कहलाती है? टी ट्यूब कहलाती है। उसके बाद कंट्रास्ट मीडिया पे मैं अभी बात करूंगा। उसके बाद जो नॉर्मल सलाइन होता है, नॉर्मल सलाइन हमें चाहिए होता है, सिरिंज हमें चाहिए होती है जिससे हम क्या करें, पेशेंट को मेडिकेशन भी दे सके और कंट्रास्ट भी दे सके। ग्लव्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि टेक्नीशियंस पहनेगा। उसके बाद स्टेराइल टॉवल की हमें जरूरत होती है, गॉज की जरूरत होती है, लेड एप्रन की जरूरत होती है जो कि हमें क्या करेगा, रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि हमारा जो कंट्रास्ट मीडिया है वो कंट्रास्ट मीडिया कौन सा है, तो कंट्रास्ट मीडिया है हमारे पास में वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया। कौन सा है? वाटर सोल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया। ये हमारे पास में नॉन आयनिक आयनिक दोनों हम यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास में जब नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया है तो हम नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया को ही यहाँ पे यूज करेंगे। और जो ये कंट्रास्ट मीडिया हमारे पास में होगा, ये हमारे पास यूज होगा 10 to 20 ml कंट्रास्ट मीडिया। और ये जो कंट्रास्ट मीडिया हमारे पास में होगा कौन सा होगा? आइसो व्यू होगा, आइसो व्यू होगा। इसको हम 300 भी यूज कर सकते हैं और 350 भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये जो कंट्रास्ट मीडिया हमें दिखाई दे रहा है ना, ये वाला कंट्रास्ट मीडिया की बात हो रही है यहाँ पे। और ये जो कंट्रास्ट मीडिया हमारे पास में यूज होता है, ये हमारा डाइल्यूट करके यूज किया जाता है, और इसको हम 1:3 के
रेशियो में यूज करते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास में 10 ml हमने कंट्रास्ट मीडिया यूज किया है तो 30 ml हम उसमें वाटर यूज करेंगे। मतलब 1 ml अगर हमने इसके अंदर पे कंट्रास्ट यूज किया है तो 3 ml उसके कंपैरिजन में हम वाटर यूज करेंगे। इसको हम डाइल्यूट करके कंट्रास्ट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये हमारे पास में कंट्रास्ट मीडिया है जिसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इस प्रोसीजर को करने, क्योंकि इस प्रोसीजर को करने से पहले हमारे पास में पेशेंट का ऑपरेशन हो चुका है, तो हमारे पास में बहुत सारी रिपोर्ट्स होगी पेशेंट की, उसकी ऑपरेशन की रिपोर्ट्स भी होगी, अल्ट्रासाउंड भी होगा, एब्डोमेन का एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे, ये सारी चीजें हमारे पास में अवेलेबल होगी। तो प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले जो रेडियोलॉजिस्ट हमारा होगा वो रेडियोलॉजिस्ट क्या कर लेगा, इन सारे प्रोसीजर्स को, इन सारी चीजों को क्या कर लेगा, इन्वेस्टिगेट कर लेगा और देख लेगा कि ये सारा हमारा जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर हमारा किसी भी तरीके से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं बैठता है और हमें यहाँ से हिस्ट्री भी पता चल जाएगी। तो जिस वजह से हमारे पास में हमें अच्छे से प्रोसीजर को इवेल्युएट करने में हेल्प हो जाएगी। उसके बाद हमें जो ये प्री प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन चाहिए वो क्या क्या चाहिए, एब्डोमिनल एक्सरे चाहिए, ब्लड यूरिया, हमारे जो ब्लड यूरिया हमारे पास में टेस्ट है वो हमें चाहिए। उसके बाद में प्रीवियस बाइलरी ट्रैक इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट हमें चाहिए। उसके बाद में प्रीवियस हिस्ट्री एंड मेडिकेशंस, जो भी मेडिकेशंस पेशेंट की चल रही है वो भी हमें पता होनी चाहिए और उसकी हिस्ट्री क्या है, ऑपरेशन क्यों किया गया, कैसे किया गया, किस वजह से किया गया, वो सारी हिस्ट्री हमारे पास में होनी चाहिए, जिससे हम क्या कर सके, अपने प्रोसीजर की जो इवैल्यूएशन है उसको अच्छे से और डीपली उसको अच्छे से क्या कर सके, विजुलाइज करवा सके। अब यहाँ पे बात आती है प्रिपरेशन की। तो इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए कोई भी स्पेशल प्रिपरेशन की, कोई प्रोसीजर की कोई आवश्यकता नहीं होती है कि हमने कल करना है या परसों करना है, हमने लैक्सेटिव दे दिया, फास्टिंग है। फास्टिंग पे तो हमारे पास पेशेंट जो है वो 4 to 6 आवर होना ही चाहिए। 6 to आवर हमारे पास में जो है, ये हमारी एक प्रोसीजर की है कि कोई भी प्रोसीजर अगर आप कंट्रास्ट का करते हैं तो उस टाइम पे आपके पास में 4 to 6 आवर पेशेंट जो होगा वो क्या होगा, एनपीओ होना चाहिए, नील पर ओरल होना चाहिए। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है और अदरवाइज हमें इसके लिए कोई भी स्पेशल प्रिपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर परफॉर्म कैसे किया जाएगा। तो अगर हम इसको प्रोसीजर को परफॉर्म करने की बात करें, ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन द टेक्नोलॉजिस्ट शुड डिस्क्राइब द होल प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड ऑब्टेन रिटन कंसेंट फॉर्म टू द पेशेंट फॉर परमिशन ऑफ द प्रोसीजर। हमने पेशेंट, जो टेक्नोलॉजिस्ट होगा वो क्या करेगा, पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करेगा पेशेंट को, और पेशेंट को एक्सप्लेन करने के बाद में वो उसका कंसर्न रिटर्न फॉर्म ले लेगा जो कि हमारी परमिशन होती है। उसके बाद में पेशेंट को हम आस्क बोलेंगे कि आप अपना क्या कर लीजिए, अपने जो कपड़े हैं उनको रिमूव कर लीजिए और उसका जो है हॉस्पिटल गाउन उसको प्रोवाइड करवा देंगे। द पेशेंट इज प्लेड इन द सुपाइन पोजिशन ऑन द फ्लोरोस्कोपी टेबल। टेबल पे हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे। ठीक है, उसके बाद में जो हमारी इंट्रावेनस लाइन होगी उसको हम इंसर्ट करेंगे इनटू द पेशेंट आर्म। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम पेशेंट को सेडेटिव मेडिकेशंस भी दे सकते हैं, या फिर अगर कभी कभी पेशेंट को रिएक्शन हो जाए तो उसकी वजह से हम पेशेंट को वहाँ से क्या कर सकते हैं, और भी मेडिकेशंस जो हमारी एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस होती है वो वहाँ से हम पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जब पेशेंट हमारे पास में सुपाइन पोजीशन में लेट जाएगा हम स्काउट फिल्म ले लेंगे। मतलब कि अब हमारा प्रोसीजर यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो स्काउट फिल्म हम पेशेंट की ले लेंगे और फिर हम पेशेंट को क्या करेंगे, पेशेंट इज टर्न इनटू द राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक। फिल्मिंग हम ले सकते हैं राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक के अंदर पे हम पेशेंट की, क्यों हम पेशेंट की ज़्यादातर फिल्मिंग करते हैं बाइलरी ट्रैक के लिए, तो इसका रीजन ये है कि ऑब्लिक पोजीशन के अंदर पे जो डिस्प्ले होती है हमारे पास में वो वर्टिब्रा दूर हो जाती है हमारी बाइलरी ट्रैक से। इस वजह से हमारे पास में हम यहाँ पे जो ऑब्लिक पोजीशन है, और ऑब्लिक में भी कौन से वाली ऑब्लिक पोजीशन, राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक पोजीशन हम यहाँ पे पेशेंट की परफॉर्म करवाते हैं। तो जिससे हमारे पास में हमारी जो वर्टिब्रा है और जो हमारे पास में हमारा बाइलरी एपरेटस है, मतलब कि हमारी जो बाइलरी ट्रैक है वो हमारा सेपरेट अलग अलग हमें दिखे, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज ना हो। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं कि आफ्टर दैट द क्लैंप ऑफ टी ट्यूब इज रिमूव्ड। मतलब कि हमारे पास में हम क्या करेंगे, जो हमारी टी ट्यूब होगी उस टी ट्यूब के अंदर पे हमने ड्रेनेज बैग लगाया हुआ होता है। क्या होता है ड्रेनेज बैग, मतलब कि जो भी हमारे पास में से हमारे बाइल डक्ट के अंदर से अगर कोई ब्लड हो या कोई भी ऐसा
जो बाइल जूस हमारा हो, एक्सेसिव बाइल जूस हो, वो हमारा निकल के कहाँ जाए, वो हमारा ड्रेनेज बैग में आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको बाद में हम क्या कर देते हैं, वहाँ से जो है अपनी टी ट्यूब को हम कुछ इस तरीके से क्लैम्प करते हैं जिससे हमारे पास में उसका बैक फ्लो ना हो, कंट्रास्ट का बैक फ्लो ना हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये करेंगे और उसके बाद में जो कंट्रास्ट हमारा होगा उस कंट्रास्ट को हम डाइल्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे। और डाइल्यूट करने के बाद में, और डाइल्यूट कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया कि 1:3 के रेशियो में हम अपने कंट्रास्ट को क्या करेंगे, डाइल्यूट कर देंगे और इंजेक्ट करेंगे स्लोली फ्रॉम द एंड ऑफ द ट्यूब अंडर द फ्लोरोस्कोपी की गाइडेंस में हम अपने टी ट्यूब के अंदर पे ही क्या करेंगे, कंट्रास्ट को देना इंजेक्ट करेंगे। अब टी ट्यूब के अंदर से हम कंट्रास्ट दे रहे हैं। अब टी ट्यूब हमारी है कहाँ, टी ट्यूब है हमारे बाइल डक्ट के अंदर पे। तो जब कंट्रास्ट टी ट्यूब में जाएगा तो वो सीधा हमारा बाइल डक्ट में चला जाएगा। यहाँ पे हमें पेशेंट को किसी भी तरीके से पंचर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि हमें यह भी इंश्योर करना है कि हमारे पास में कोई भी एयर बबल्स जो है वो टी ट्यूब के अंदर पे शो ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखते हुए पेशेंट को जो है वो क्या कर देंगे, हम पूरा का पूरा जो कंट्रास्ट है, हमने जो कंट्रास्ट लिया है वो कंट्रास्ट हमारा पूरा का पूरा हम पेशेंट के अंदर पे इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को हम देख लेंगे। उसके बाद में जो रेडियोलॉजिस्ट होगा वो ऑब्जर्व करेगा पेटेंसी ऑफ डक्ट के अंदर पे सारी की सारी चीजें वो ऑब्जर्व करेगा। लीकेज अगर है डक्ट के अंदर तो वो भी देख लेगा, कोई एबनॉर्मलिटी हमें दिखती है वो भी देख लेगा, स्टोन हमारे दिख लेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास में क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर पे हमें दिख जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बात करी एयर बबल की। अगर एयर बबल को हम अंदर पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं और वो बाइलरी डक्ट में चला जाता है तो वो वहाँ पे क्या करेगा, वो हमारे पास में अपनी इमेज शो करेगा। और अगर एयर बबल वहाँ पे होगा तो वो कुछ ऐसी इमेज हमें शो करेगा जैसे कि रेडियोलूसेंट जो हमारे पास में स्टोन है वो वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो रेडियोलूसेंट की तरह वो हमें वहाँ पे शो करेगा कि यहाँ पे कोई स्टोन है और वो रेडियोलूसेंट स्टोन है। एयर बबल इस तरीके से हमारे पास में विजुअलाइज होता है हमारी फ्लोरोस्कोपी के अंदर या हमारी रेडियोग्राफी के अंदर। तो इसी वजह से ये हमारे पास में हम इसका एयर बबल को यहाँ से रिमूव कर देंगे। कोई भी एयर बबल हमारी बाइल डक्ट के अंदर पे नहीं जानी चाहिए और रेडियोलॉजिस्ट हमारा ये सब कुछ क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। Whenever the duct fill with the कंट्रास्ट में जब हमारा कंट्रास्ट से हमारी जो डक्ट होगी वो पूरी की पूरी फिल हो जाएगी तो रेडियोग्राफ आर टेकन इन वेरियस पोजीशन लाइक राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक पोजीशन, लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक पोजीशन, एब्डोमेन की स्टैंडिंग पोजीशन जिसके अंदर पे हम पीए पोजीशन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो ये सारी फिल्मिंग हम क्या करेंगे, पेशेंट की ले लेंगे जब हमने पूरा का पूरा जो कंट्रास्ट है वो पेशेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, इसमें हम सुपाइन पोजीशन भी ले सकते हैं, पेशेंट को हम इरेक्ट पोजीशन में एपी पोजीशन भी ले सकते हैं, पीए पोजीशन भी ले सकते हैं, राइट पोस्टीरियर ऑब्लिक पोजीशन में भी हम जो है फिल्मिंग कर सकते हैं, लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक पोजीशन में भी हम फिल्मिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में टी ट्यूब कोलिंजियोग्राफी का एक प्रोसीजर है जो इस तरीके से क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में जब प्रोसीजर हमने कर लिया, फिल्मिंग हमने कर ली, अब हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे रेडियोग्राफ के अंदर पे हमने सारी की सारी रेडियोग्राफ देख ली और रेडियोग्राफ देखने के अंदर पे हमें क्या हुआ, कोई रेजिड्यूल स्टोन और एबनॉर्मलिटीज नॉट डिटेक्ट हुई, कुछ नहीं हमें दिखा उसके अंदर पे, तो हम क्या करेंगे, जो सर्जन हमारा होगा वो क्या करेगा, टी ट्यूब को रिमूव कर देगा, पेशेंट के अंदर से रिमूव कर देगा। अगर कोई रेजिड्यूल स्टोन नहीं दिखा, एबनॉर्मलिटी हमें नहीं दिखी है तो अब उस प्रोसीजर का या अब उस ट्यूब का हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उस स्टोन को उस टी ट्यूब को हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद में पूरा प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद में हम पेशेंट की जो आफ्टर केयर होती है वो आफ्टर केयर करेंगे। कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को कंट्रास्ट ड्यू टू कंट्रास्ट मीडिया आ सकता है। ठीक है, पेशेंट को इंजरी भी हो सकती है। तो ये सारे जो प्रोसीजर है हमारा, इस सारे प्रोसीजर को हमारा जो है टी ट्यूब कोलिंजियोग्राफी प्रोसीजर को हमारा इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो ये हमारे पास में हमारा टी ट्यूब कोलिंजियोग्राफी है। नेक्स्ट प्रोसीजर हमारे पास में पीटीएचसी प्रोसीजर हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।